Dear students, how are you? I think you are all very fine. Now we are about to study the chapter of class 9th, force and laws of motion. इंट्रो. सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं. इस इंट्रो में हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में स्टडी क्या करना है. आपको इस चीज को समझाएं. अगर आप अपने अराउंड, अपने आसपास जरा सा नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, there is too many things that are in motion. Vehicles, birds, men's and women's, सब मोशन में है. अब आपसे एक चीज कहते हैं, प्रीवियस चैप्टर में आपने मोशन को बहुत अच्छे से देखा, स्पीड को देखा, वेलोसिटी को आपने देखा, पोजीशन को देखा, इन सारी चीजों को देखा, एक्सीलरेशन को देखा, यह भी देखा कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज करते हैं, कभी रेस्ट में होते हैं, कभी मोशन में होते हैं. अब एक्चुअल में हम क्या जानना चाहते हैं? सर, स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन माय पोजीशन, आई एम फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट. एक्चुअल में इन सब के पीछे का रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है इन सब के पीछे का? क्या जितनी भी चीजें मोशन में है, अर्थ, व्हीकल्स, मेंस एंड वीमेंस, क्या सबके मोशन के पीछे का जो रीजन है वो सेम है? या फिर किसी भी मोशन का क्या रीजन है? अगर हमको मोशन का रीजन मिल जाए तो हम इस चीज को देख लेंगे कि जितनी भी चीजें, जितने भी व्हीकल्स, जितने भी पार्टिकल्स मोशन में है, सबके पीछे का रीजन सेम है या फिर नहीं. एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दिस इन डिटेल्स. डिटेल में हम लोग यही पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन, रीजन ऑफ मोशन, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन बिहाइंड द मोशन. कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कैसे मोशन में है, वो कैसे वो मोशन में आ गया, यही स्टडी करना हम लोगों को. एक्चुअली बहुत सारे साइंटिस्ट, फिलोसफर्स इस चीज को लेकर काफी परेशान थे. किस चीज को लेकर? प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड मोशन, जो मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स थे, या जो मोशन का रीजन क्या है, इन चीजों को लेकर साइंटिस्ट काफी परेशान थे. बेसिक कॉज ऑफ द मोशन. ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज कहूं कि हम लोग एक्चुअल में यही इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल कॉज ऑफ मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे का रीजन क्या है? कहां से कोई चीज मोशन में आ जाती है? आई एम स्टेबल, अगर मैं मोशन में आ जाऊं तो कैसे? हम आपको कुछ जनरल लाइफ के ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं. अगर आप उन ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोशन कहां से आया. Let's see some examples, observation in general life that tells us about the reason of motion, cause of motion. First of all, I want to say to you, if any object, कोई wooden block है, कोई लकड़ी का गुटका है और वो किसी टेबल पर है, you don't touch it, आप इसको टच ना करें. और अगर आप इसको टच नहीं करते हैं, ऐसे ये पड़ा हुआ है परमानेंट, आई वॉन्ट टू से टू यू, बेटा क्या इसके स्टेट में कोई चेंजिंग आएगी? आई डैम नॉट टच इट, मैं इसको टच नहीं करूंगा. क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा? इसके स्टेट में कोई चेंज आएगा? ये तब तक अपने स्टेट को नहीं चेंज करेगा जब तक यहां से इसको डिस्प्लेस नहीं किया जाए. उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं? कभी आप रोड पर चलें एंड रोड के कॉर्नर अलोंग साइड अगर आप कभी देखें कोई कार है, और अगर उस कार के बारे में बात करें कि वो कार खड़ी है, वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कोई थर्ड पर्सन उस पर मस्कुलर एफर्ट नहीं लगाएगा. कोई जब तक उसको चलाएगा नहीं, तब तक वो वहीं खड़ी रहेगी, वो मोशन में नहीं आएगी. और देखें, कभी क्रिकेट को देखें, कोई बॉल अगर आ रही है किसी बैट्समैन के पास, बैट्समैन उसको हिट करता है,
और हिट करने के बाद फिर आपने क्या देखा कि वो एक बार फिर से मोशन में रिटर्न हो जाती है जब तक कोई फील्डर उसको कैच नहीं कर लेता। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को देखें, इनके पीछे आपको कुछ मिलेगा दैट विल टेल अस व्हाट इज द काज ऑफ द मोशन। फोर्थ एग्जांपल, अगर आप किसी रबर को ले लें और उसको स्ट्रेच करें उसके दोनों टर्मिनल से, क्या हो जाएगा? रबर साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं एलोंगेटेड हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी, आप एक रबर बाल को ले लें, उसको अपने दोनों हैंड्स के बीच रख करके प्रेस करें, उसका जो शेप है चेंज हो जाएगा, कुछ ऑब्लॉन्ग हो जाएगा वो। यू विल सी दिस। इन सभी चीजों में जितना मैंने आपको दिया एग्जाम्पल, इन सब में 3 चीजें कॉमन है। देयर इज 3 थिंग्स कॉमन। आपने चीजों को या तो पुल किया है, या पुश किया है, या प्रेस किया है, दबाया है, हिट किया है। जितने भी मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस दिए, इन सब में आपने पुल किया है, पुश किया है, या हिट किया है, या प्रेस कर दिया है चीजों को। आपने कुछ एफर्ट किया है इन सारे एग्जांपल्स में। ब्लॉक, जब तक आप इसको हल्का सा हिट नहीं करोगे, पुल नहीं करोगे या पुश नहीं करोगे, तब तक ये अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करेगी। स्ट्रिंग को जब तक आप स्ट्रेच नहीं करोगे, बॉल को जब तक आप प्रेस नहीं करोगे, बैट्समैन जब तक बॉल को हिट नहीं करेगा। यस, इन सब में ये चीज हुई है। इसी एफर्ट को साइंस के लैंग्वेज में फोर्स बोलते हैं। इसी एफर्ट को साइंस के लैंग्वेज में फोर्स बोलते हैं। एंड कुछ आपसे और बातें करनी है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने ये एफर्ट लगाया, जिसको आप फोर्स कह रहे हो, जिसको आप पुल कह रहे हो, पुश कह रहे हो, हिट कह रहे हो, प्रेस कह रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, स्टेट को, शेप या साइज को चेंज कर दें। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। If I want to brake, stop a car that's moving, it will possible by effort. अगर कोई कार हमारी और स्पीड में आ रही है and I want to stop that, क्या पॉसिबल है? मैं एफर्ट लगा लूं, फोर्स लगा लूं? No. अगर मैं इस वॉल को हिट करूं, क्या मैं इसको गिरा पाऊंगा? अगर ट्रक खड़ी हो and I am push them, can I make bring in motion of that object? क्या मैं उस ट्रक को मोशन में ला पाऊंगा? If we take a metallic sphere, कोई आयरन की बनी हुई अगर स्फेयर बॉल को लेकर के मैं प्रेस करूं अपने हैंड्स के बीच में, क्या मैं उसके शेप को चेंज कर पाऊंगा? If we take a needle and stretch them by terminals, क्या निडल के साइज को इंक्रीज कर पाऊंगा? एक्चुअली मैं एफर्ट लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, फिर भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट? कि फोर्स हमेशा स्टेट में, पोजीशन में, शेप में, साइज में चेंज नहीं कर सकता। But force try to change the position, state, shape, size. कोशिश करता है, and if possible then also change. अगर पॉसिबल है तो चेंज भी करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ट्राई ही करता है। So this is all about force.
ओके, आई वॉन्ट टू से टू यू कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके बेस पर हम एक चीज तो कह सकते हैं कि जो हमारा एफर्ट है, जिसे हम फोर्स कह रहे हैं, उसको हम 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी बातें मैंने की अबाउट फोर्स, हम उसको 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, अ फोर्स मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। फोर्स किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। आर मेक स्टेशनरी टू एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, उसके मोशन को क्लोज कर सकता है, उसको स्टेशनरी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है तो उसको मोशन में ला देता है, उसके स्पीड में चेंज कर देता है। एंड अनदर प्लेयर अगर उसको रोक लेता है तो वो उसके मोशन को रेस्ट में ला देता है। सो इट इज पॉसिबल कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, यानी उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। एंड सेकेंड, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी फोर्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। When a batsman hit a ball by his bat, he changed its direction of motion. बॉल के मोशन के डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। एंड द थर्ड थिंग अबाउट फोर्स जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये है, फोर्स कैन बी चेंज द शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चीज के शेप या साइज को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। When we press a ball between my hands, we oblong that spherical ball. If we stretch a string or rubber, it is elongated. So we change the size of an object by applying the force. So what is about force we can say? We can say about the force that a force is a pull or push or press. Force is pull or push or press. These are all outer effort. External effort. किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल पर्सन, कोई थर्ड पर्सन एफर्ट को लगाता है। ये बोर्ड है, इसको मैं पुल कर सकता हूं, इस बोर्ड को मैं पुश कर सकता हूं, इस बोर्ड को मैं प्रेस कर सकता हूं, बट दीज आर ऑल एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट सच एज पुल, पुश और प्रेस दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। Are change in their shape and size, or try to change it. A force एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज कर सकता है, उसे रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, या ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकता है। साथ ही साथ जरूरी नहीं हमेशा चेंज करे, तो ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर शेप आर साइज। सो व्हाट डू विल से अबाउट फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट सच एज पुल, पुश और प्रेस that can change the state of rest and motion of any object or shape and size, or try to change it. Okay, this is all about force. There is 2 types of forces: balanced force and unbalanced force. What is balanced force and what is unbalanced force? Let's see. Let's see the balanced force and non-balanced force.
what is balanced force and what is unbalanced force. To understand this, we see an activity. There is a table, and if we put a block on this table, इस पर एक ब्लॉक रखते हैं एंड एक स्ट्रिंग इधर कर दें टाइड इससे x, एंड देयर इज अनदर स्ट्रिंग y बाइंड विद द ब्लॉक. ओके, एंड एक काम करते हैं, इफ वी पुल द ब्लॉक विथ x स्ट्रिंग, अगर इस वाले स्ट्रिंग से इसको इधर अपनी ओर क्या करें, पुल करें, खींचे, देन ब्लॉक्स मूव्स हियर इन द लेफ्ट साइड. एंड इफ वी pull the block by y string, block will move here at RHS. Yes? अगर हम एक काम करें, ब्लॉक को दोनों तरफ स्ट्रिंग से पकड़कर सेम फोर्स से, इक्वल फोर्स से अपनी अपनी ओर क्या करें, पुल करें, खींचे. If we apply an equal and opposite forces on this block by x and y, इस ब्लॉक पर x एंड y दोनों ओर से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से इसको क्या करें, पुल करें, देन ब्लॉक विल नॉट मूव. नो एनी नेट फोर्स वर्क ऑन दिस ब्लॉक बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइज ऑन दिस ब्लॉक. ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अपनी पोजीशन में मेंटेन रहेगा. देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. ओके, एंड इफ वी अप्लाई द अपोजिट फोर्सेस बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, एक तरफ ज्यादा फोर्स अप्लाई करें और एक तरफ कम फोर्स अप्लाई करें, देन ब्लॉक विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मोर फोर्स. ब्लॉक ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा. द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक. अगर इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक उस ओर मूव करेगा जिधर फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, एंड ब्लॉक मोशन में आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. एंड व्हेन वी अप्लाई द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एंड ब्लॉक डजंट मूव, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स. जब इस ब्लॉक पर हमने फोर्सेस लगाई एक्स एंड वाई की ओर से, अपोजिट फोर्सेस एंड इक्वल अमाउंट का ब्लॉक मूव नहीं किया, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स. जब नेट वैल्यू 0 आई. लेकिन अगर हम इक्वल फोर्सेस नहीं लगाते हैं, किसी एक तरफ ज्यादा लगाते हैं, किसी एक तरफ कम लगाते हैं, देन ब्लॉक विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम फोर्स. जिधर मैक्स फोर्स होगा, अधिकतम फोर्स होगा, उस ओर ब्लॉक मूव करेगा. दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. नेट वैल्यू विल नॉट बी 0. Net value will not be 0. That is unbalanced force. So what will be the definition of balanced force? Balanced force की definitions क्या होंगे फिर? Actually then balanced force का जो definition होगा, what is? We can say if a number of forces applied acting or any object, नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की गई हो, बहुत सारी फोर्सेस, F1, F2, F3, F4, too many forces applies on this object, but the net force, total force on this object is equal to 0. Then these forces called balanced force. If a number of forces acting on any object and resultant of these forces is 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर too many forces वर्क कर रही हो बट उनका रिजल्टेंट 0, then these forces called balanced force. Clear now? And in this position object will not come in motion. अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आ सकता, क्योंकि नेट फोर्स तो कितना है, 0 है. बट बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा.
बट इट विल बी पॉसिबल, इधर भी आप फोर्स लगाएं, इधर भी आप फोर्स लगाएं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इसके शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है। Okay, so balanced force can not change the motion state of any object, but can change the shape and size of any object. Shape and size को change कर सकता है balanced force. एग्जाम्पल बताते हैं आपको कुछ बैलेंस्ड फोर्स के। आप कभी जर्नी पर गए होंगे। You will take a suitcase bag in your hand and there is a force applied on this bag, that is weight of this bag, that is called m into g. This is weight, mass and gravitational acceleration small g, that is called weight. This is a force work on this object towards downward, अर्थ की ओर, नीचे की ओर। If we want to maintain its position, अगर आप चाहते हो कि बैग अपनी जगह पर ऐसे मेंटेन रहे, नीचे ना गिरे, क्योंकि एक फोर्स तो नीचे लग ही रहा है, then you will have to apply uplifting force. आपको एक फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा। Why? So that object will not move downward, ताकि ऑब्जेक्ट कहां ना गिरे, नीचे ना गिरे। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सर? इसके जस्ट इक्वल टू, जितना फोर्स नीचे लग रहा है वेट इसका, उतना ही फोर्स इस पर ऊपर लगाना पड़ेगा। सो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं मूव करेगी। हैव यू एनी, कभी भी आपने देखा है एक खेल होता है रस्सा कसी गांव में, टग्स ऑफ वॉर, देखा है कभी? टग ऑफ वॉर जो गेम है, इसमें 2 टीम्स होती हैं, एक स्ट्रिंग होती है, रस्सी, एंड दोनों टीम जो होती हैं वो रस्सी को अपनी अपनी ओर क्या करती हैं? पुल करती हैं। इफ दोनों तरफ से दोनों टीम्स इक्वल फोर्सेस अप्लाई करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, देन यू विल सी देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ दीज टीम्स एंड स्ट्रिंग। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस अप्लाई की जाए तो फिर इस स्ट्रिंग एंड इन टीम्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहती हैं, नो चेंज इन द पोजीशन, सेम पोजीशन पे बने रहेंगे, बिकॉज नेट फोर्स 0 है एंड दिस इज बैलेंस्ड फोर्स, दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। ओके, समझ गए इस चीज को? बट अगर किसी एक टीम का फोर्स ज्यादा हो जाए, देन टोटल स्ट्रिंग मूव टुवर्ड्स दैट फोर्स। अगर किसी एक टीम का फोर्स ज्यादा हो जाए तो टोटल जो स्ट्रिंग है उस वाले फोर्स की ओर क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी, टोटल टीम उधर ही चली जाएगी। इफ एनी वन बडी ब्रेक, कोई एक टीम अगर स्ट्रिंग को छोड़ दे तो दूसरी टीम अगेंस्ट उस डायरेक्शन में गिर जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा। बट दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, नॉन बैलेंस्ड फोर्स। नॉन बैलेंस्ड फोर्स कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है। दोनों तरफ लोग खींच रहे थे रस्सियां, दोनों लोग रुके हुए थे, नोबडी इज इन मोशन। बट अगर एनी वन टीम अगर छोड़ दे उस रोप को या तोड़ दे रस्सी को, देन बोथ टीम्स आर फॉल डाउन, बिकॉज दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स इज नॉट 0। अंडरस्टूड? सो नाउ see the unbalanced force. What is unbalanced force? If a number of forces applied on any object, a number of forces acting on any object, and resultant force is not 0. This is the block, and a force F1 applied on this direction and F2 applied on this direction, and F2 is greater than to F1. अगर ये force ज़्यादा हो तो automatically object इस ओर move करेगा। That is non-balanced force, unbalanced force. A number of forces, more than one force is applied on this object and net force is not is equal to 0. Resultant force is not is equal to 0. That is called unbalanced force. जब अधिक forces लग रही हो, more than one forces, and net force की वैल्यू कितनी ना हो, 0 ना हो,
That is called unbalanced force. And this unbalanced force makes any object in motion. Unbalanced force किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है. Change the state of rest or motion. रेस्ट से मोशन में ला सकती है एंड मोशन से रेस्ट में भी ला सकती है. But cannot change the shape or size. आप मुझे धक्का दें और मैं मूव कर जाऊं तो क्या मेरे शेप में कोई चेंज आएगा? नहीं. लेकिन आप मुझे कस के दबाएं और मैं मूव ना करूं तो मुझे पचका तो देंगे ही. तो आप शेप में चेंज कर सकते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्स में आप शेप और साइज नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स में जिधर फोर्स ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उधर ही मूव कर जाएगा. तो आप उसके शेप एंड साइज में कोई क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से टू यू, आपको बताए तो अनबैलेंस्ड फोर्स में ये देखें, जैसे आपका यही सूटकेस है, दियर इज ए फोर्स एज वेट, फोर्स वेट के फॉर्म में डायरेक्शन नीचे की ओर, क्या लग रहा है? लग ही रहा है. अगर आप ऊपर इतने ही फोर्स से आप लिफ्टिंग फोर्स अगर आप ऊपर इसी नीचे वाले फोर्स के इक्वल नहीं लगाते हैं तो फिर अपने आप सूटकेस कहाँ गिर जाएगा? डाउनवर्ड, बिकॉज दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. देयर इज नो एनी फोर्स बैलेंस टू दिस mg. कोई फोर्स नहीं है जो इस वाले mg जो नीचे लग रहा है, कोई ऐसा फोर्स नहीं जो इसको क्या करे, बैलेंस करे अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर आपने लीप कर दिया तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा. अगर कोई कार मूविंग पोजीशन में हो और उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाए, दिस इज अ कार, ये मूविंग पोजीशन में हो और इस पर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं, आगे से भी धक्का दें पीछे से भी धक्का दें, इक्वल मतलब सॉरी ना, ये तो बैलेंस फोर्स है, इक्वल फोर्स लगाए, नेट फोर्स 0 तो कार अब भी मूव करेगी. लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए, कोई कार हो इस एक मतलब एक किसी सड़क के किनारे अगर खड़ी है, स्टॉप है अलॉन्ग साइड ऑफ एनी रोड, आप इधर से भी फोर्स लगाएं और इधर से भी फोर्स लगाएं तो अगर एक फोर्स भी कोई ज्यादा होगा तो कार अपने आप उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. तो स्टेट रेस्ट से मोशन में ले आई. अगर कोई साइकिल मूव कर रही हो एंड मैं उस पर फोर्स लगाऊं केवल आगे से, पीछे से ना लगाऊं, then cycle will stop, मैं उसको मोशन से रेस्ट में ले आया. Have you ever seen there is a car, कोई कार हो बेटा, अगर इस पर वेट नीचे की ओर है एंड बिल्कुल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर है तो नेट फोर्स 0 हो गया. जितना नीचे वेट उतना ऊपर रिएक्शन, नेट फोर्स 0. ओके, एंड जो इंजन है गाड़ी का, इस कार का इंजन इसको फॉरवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है एंड रोड इस पर फ्रिक्शन लगाती है पीछे, सड़क फ्रिक्शन लगाती है पीछे और गाड़ी का जो इंजन है इस पर फॉरवर्ड फोर्स लगाता है जो इसको आगे लेकर जाता है. एक्चुअल में जब ये फॉरवर्ड फोर्स इस फ्रिक्शन से ज्यादा रहता है तो कार मूव करती है आगे. अगर ये फॉरवर्ड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए तो कार कभी क्या नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, कभी नहीं मूव करेगी. जब आगे का फॉरवर्ड फोर्स जो इंजन अप्लाई कर रहा है जब वो ज्यादा हो और पीछे का फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, कम हो, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स हो, तभी कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ओके, लेट्स सी सम डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. कुछ डिफरेंस देख लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स में और किसमें, अनबैलेंस्ड फोर्स में. व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? नंबर फर्स्ट, what is the differences between balanced and unbalanced force? First difference between balanced and unbalanced force. Balanced force की definition ही सबसे पहला difference है. When too many forces applied on any one object and net force is 0, then that is called balanced force. When a number of forces applied on any object and net force is not 0, that is unbalanced force. Balanced force cannot bring any object in motion और रेस्ट. बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता या मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकता. बट अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट. किसी ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन में भी ला सकता है या रेस्ट में भी ला सकता है. बैलेंस्ड फोर्स जनरली चेंज द शेप और साइज. आप किसी बॉल को हाथ में रखें बीच में और जितना ऊपर से लगाएं उतना नीचे से भी लगाएं. दिस बैलेंस्ड फोर्स change the shape and size, but unbalanced force doesn't change the shape or size. Unbalanced force cannot change any object's speed. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का बैलेंस फोर्स नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स एक्चुअल में नेट कोई फोर्स लगता ही नहीं,
तो स्पीड कैसे चेंज कर देगी? बट अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अनबैलेंस्ड फोर्स. You know, my dear student, there was a philosopher अरस्तु, एरिस्टोले, एक फिलोसफर थे, एरिस्टोले, अरस्तु एक फिलोसफर थे. He tells us, उनका भी मानना था, his belief, and it is right. वो कहते थे कि टू मेंटेन द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को परमानेंट मेंटेन रखने के लिए क्या परमानेंट फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं. He says that this is wrong, that to make any object continuous in motion we have to apply the continuous force. किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंट मोशन में रखने के लिए हमको परमानेंट फोर्स लगाना पड़ेगा. उनका मानना था यह गलत है. दिस इज नॉट राइट. एक एग्जांपल लेते हैं. देयर इज एनी बाइसिकल मूविंग ऑन द रोड. इफ वी आर पेडलिंग परमानेंट, कोई बाइसिकल है जो रोड पर मूव कर रहा है, हम परमानेंट उस पर पैडल मार रहे हैं. इफ वी स्टॉप टू पैडलिंग, अगर हम पैडलिंग करना रोक दें, स्टॉप कर दें पैडलिंग, देन आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी, स्पीड विल बी डिक्रीजेस. स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी एंड अल्टीमेटली द साइकिल विल स्टॉप. अल्टीमेटली साइकिल क्या कर जाएगी? रुक जाएगी. देन व्हाट विल बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि साइकिल को परमानेंट मोशन में रखने के लिए वी हैव टू पैडलिंग, हमको उस पर परमानेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, पैडलिंग करनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा परमानेंट मोशन में रखने के लिए. बट दिस इज क्वाइट रॉन्ग. एक्चुअली जब हम पैडलिंग करके उस पर आगे की ओर फोर्स लगाते हैं तो साइकिल मूव करती है. सर हमने पैडल मारना छोड़ दिया, पैडलिंग ऑफ कर दी, साइकिल रुक गई. इसका मतलब है कि परमानेंट पैडलिंग चाहिए साइकिल को मूव कराने के लिए? नहीं, दिस इज रॉन्ग. तो सर अगर दिस इज रॉन्ग तो आफ्टर स्टॉप द पैडलिंग व्हाई साइकिल स्टॉप्स? क्यों पैडल मारना बंद करने के बाद साइकिल क्यों स्टॉप कर गई? व्हाट इज द रीजन? इसका तो यही मतलब समझ में आता है. इट्स मीनिंग दैट्स आई अंडरस्टूड कि हमको एक परमानेंट फोर्स चाहिए मूव कराने के लिए. मतलब तो ये समझ में आ रहा है? नहीं. एक्चुअली जब आप साइकिल में पैडलिंग कर रहे थे, जब आप फोर्स आगे लगा रहे थे तो आप पर एक परमानेंट फोर्स लग रहा था पीछे भी, फ्रिक्शन फोर्स. दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ साइकिल. आइदर दैट फोर्स दैट यू अप्लाई बाय पैडलिंग, या फिर उस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लग रहा था जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो साइकिल के व्हील्स पर बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. दैट इज अगेंस्ट टू यू, दैट विल ट्राई टू स्टॉप टू यू. वो आपके फोर्स, आपके पैडलिंग फोर्स का अपोज कर रहा है. सो आप साइकिल पर आगे की ओर लगा रहे हो पैडलिंग करके एंड फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रही है. तो जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. दैट विल मेक अ बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स कैन नॉट ब्रिंग एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट. धीरे धीरे कोई एक फोर्स है जो आपके अपोजिट और आपके इक्वल हो जाएगी और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो आप मूव नहीं करोगे. सो होता क्या चीज है? हमको परमानेंट मोशन में रहने के लिए एक बैलेंस्ड फोर्स बनाना पड़ता है. जितना फ्रिक्शन पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लगाना पड़ रहा है? आगे लगाना पड़ रहा है. अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहते हैं, भाई हुआ क्या चीज था? आपने आगे की ओर फोर्स लगाना बंद कर दिया पैडलिंग ऑफ करके, लेकिन फ्रिक्शन अब भी कहां लग रहा है? पीछे. और आपने आगे की ओर फोर्स लगाना क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, पैडलिंग क्लोज कर दी. तो जब केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स पीछे लगेगा
तो आपको आगे जाने देगा, आपको मूव करने देगा, रोक देगा। अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया ना। जब एक डायरेक्शन में केवल पीछे लगेगा, आगे फोर्स नहीं लग रहा है, कोई पैडलिंग नहीं कर रहा है, केवल पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो आपको मोशन से रेस्ट में ला ही देगा, आपकी स्पीड को कम तो कर ही देगा, क्योंकि आप तो पहले से जानते हो कि अनबैलेंस्ड जो फोर्स होता है जो स्पीड को डिक्रीज कर देता है, चेंज कर देता है। तो जब केवल बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो आपकी मोशन में अपने आप डिक्रीमेंट हो जाएगा, आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है केवल एक डायरेक्शन में। तो टू बी बैलेंस दिस फोर्स यू हैव टू अप्लाई द पैडलिंग। पीछे की ओर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको आगे की ओर पैडलिंग करनी पड़ती है, सो दैट बोथ फोर्सेज आर इक्वल टू। क्या मतलब? पीछे के जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके जस्ट इक्वल आगे की ओर क्या लग जाए? पैडलिंग फोर्स लग जाए। बोथ फोर्सेज आर इक्वल, net force is 0, now your speed will be constant, your motion will be constant, because this is balanced force as well as equal to the frictional force to the paddling force. So there is no any net force, that is balanced force, and make your position, motion, speed constant. अब आपके मोशन को यूनिफॉर्म बनाए रखेगा, क्योंकि ये आपकी मोशन में चेंज नहीं करता, यूनिफॉर्म। So what is the result? Total conclusion क्या है कि to be maintain any object in motion or to be change the speed, position or state of any object, we have to apply an unbalanced force. हमें एक unbalanced force अप्लाई करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, पोजीशन या स्टेट को चेंज करने के लिए। So what is the cause of the speed and motion? What is the real logic of motion? That is force. And unbalanced force is necessary to make any object in motion or in rest, or to change the speed, or to change the position, to change the state of any object.